शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती हैं ड्रावनी और सच्ची कहानियाँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। यह कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका शरीर शिथिल हो चुका था, आंखों में डर और बोलने की ताकत भी नहीं रही। क्षितिज ने जूली को देखा तो हक्का बक्का रह गया। बिंदास रहने वाली लड़की अचानक से ऐसी हालत में देख के उसके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। डिम्पल, देख यार, तुझे तो आना ही पड़ेगा। वैसे भी 2 साल हो चुके हैं मिले और अभी सबको 3 दिन की छुट्टियां हैं। सब मिल रहे हैं। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, बर्मन ने कहा। डिम्पल ने बोला, देख यार, मेरा बॉस छुट्टियों वाले दिन भी काम करवाता है, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं सबके साथ आ पाऊं। हाँ, लेकिन कैसे भी तुझे तो आना ही है। सितेश, जूली, बर्मन, डिम्पल, विवान और हितेश कॉलेज के ऐसे दोस्त हैं जिससे हर कोई परिचित था। क्यों ना हो, टॉपर्स भी वो और बैंक बेंचर्स भी। कॉलेज का नाम रोशन करने वाले भी वो और कॉलेज में मस्तियां करने वाले भी। 4 साल पहले सबकी कॉलेज पूरी होने के बाद सबको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग चुकी थी। विवान और हितेश का खुद का बिजनेस था। डिम्पल आईटी डिपार्टमेंट में काम करती थी। जूली मॉल में सुपरवाइजर थी और सतीश होटल में जाना पहचाना शेफ था। हालांकि बर्मन के पास कोई काम नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर वही था क्योंकि उसके पापा लैंडलॉर्ड थे। 3 दिन के ट्रिप के लिए सबको बर्मन ने फोन कर दिया था। गोलकुंडा किला हैदराबाद। बर्मन सबको जैसे बता रहा था वैसे ही अपने आप को भी समझा रहा था। देख बर्मन, 3 दिन है, धांसू ट्रिप बना दे। कॉलेज में जो हल्ले बोल करते थे वही करना है। बस लाइफ को फिर से जीना है। और वो मन में ही मुस्कुराने लगा। दोस्तों, सफर पे निकलते सब सामान चेक करने के बाद बर्मन ने एक के बाद एक सबको कॉल लगाया और सब रास्ते में थे। और सतीश तो बस उसके सामने गाड़ी से उतरा ही था। कुछ ही देर में सब आ गए, सिर्फ डिम्पल छोड़कर। ये डिम्पल का ना हर बार का है, हमेशा लेट लतीफ है, इसलिए हम सबको लेट लतीफ बुलाते हैं। कभी टाइम से आती ही नहीं। और थोड़ी देर में ऑटो में से डिम्पल उतरी। लो जी, आ गए हमारे लेट लतीफ, विवान ने कहा और सब एक साथ हंस दिए। सबने एक दूसरे को चीयर अप किया और निकल पड़े एक अनजान सफर में। उनको पता नहीं था कि ये सफर उनके लिए कुछ अलग सा होने वाला है। बर्मन ने गाड़ी का जुगाड़ पहले से ही कर लिया था सबके लिए। सब अपने अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठ गए। अब इंतजार था तो बस गोलकुंडा पहुंचने का। 6 घंटे के सफर के बाद सब पहुंच गए गोलकुंडा के पास में बुक किए हुए होटल पे। चेक इन करके सब अपना सामान रखने चले गए। शाम तक सब अच्छे से आसपास के बाजार घुमा और दूसरे दिन जाना था गोलकुंडा किले पे। रात के खाना खाने के बाद होटल के बाहर बैठकर पुरानी बातें करके यादों को ताज़ा करने लगे। कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ते के मजे लेते हुए अंताक्षरी और गेम खेलने लगे। सुना है किले पे कई बार भूत का एहसास हुआ है, हितेश ने बड़ी भयानक तरीके से कहा। हाँ यार, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमें क्या, हम तो दिन में जाने वाले हैं। सब होंगे वहां तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ यार, चलो, रात ज्यादा हो गई है, जाते हैं। बर्मन ने सबको जल्दी उठा दिया और फ्रेश होके सब चल पड़े एक किले पे जो था लोगों के नजर में डरावना। सुबह 8 बजे लोग पहुंच गए किले पे और वो देखे तो बहुत सारे लोग किले में विजिट के लिए जा ही रहे थे। दिन का समय था,
कोई गार्ड लेके आया था तो कोई किताबों में से उस किले का इतिहास जान के, किसी को बुजुर्ग ने बताया था तो किसी के बारे में लोगों को पता चला। किले पे हालांकि सुबह 7 बजे के बाद भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन शाम के 5 बजे दरवाजे बंद करना चालू कर देते थे। लोगों के सुरक्षा की खातिर ये नियम बनाया गया था। किले में जाते ही हितेश ने मजाक में कहा, देखना कोई चुड़ैल ना आ जाए। और अचानक से जूली ने बड़ी बड़ी आंखें करके हितेश को कहा, तुम मेरा मजाक बना रहा है। आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी। सब अचानक से डर गए ऐसे जूली को देख के, और दूसरी ही पल जूली ने हंसते हुए कहा, क्यों डर गए ना। सबको पहले तो समझ नहीं आ पाया कि जूली ने ऐसा किया क्यों, लेकिन बाद में सब जूली को देख के हंसने लगे। लेकिन हितेश बोला, क्या यार जूली, मेरी हालत तो खराब हो गई थी। तुझे ऐसा देख के मुझे लगा सच में तुझ में कोई आ गया है। सब हितेश के सामने देख के हंसने लगे। हितेश को पसीना आ चुका था। सब जब किले के अंदर गए तो कुछ लोग गार्ड लेके आए थे। गार्ड समझा रहा था किले के बारे में, और कुछ पीछे से सब चले आ रहे थे। बातें सुनाई दे रही थी तो सबने किले के बारे में जानने के लिए वो गार्ड के पीछे ही चलना बेहतर समझा। किले के अंदर रानी का कमरा था। वहां एक गार्ड रुक गया और थोड़ी देर तक वहां देखने के बाद बोला, यहाँ आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि इस किले में राजा के मर जाने के बाद रानी को भी राजा के साथ इसी किले में दफन कर दिया गया था, और तब से रानी की आत्मा इस किले में रात को आती है। कई बार रानी का नृत्य करने की या फिर उनके चलने की आवाज बहुत लोगों ने सुनी है, इसलिए रात को यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करना। और गार्ड आगे बढ़ गया। उनके पीछे सबने पूरे किले के बारे में जान लिया। किले के पास में एक छोटी सी चाय की टपरी थी। किले में घूमने की वजह से सब थक्कन महसूस कर रहे थे, तो सबने चाय पीना पसंद किया, बर्मन को छोड़ के। बर्मन हमेशा कैपेचिनो पीना पसंद करता था, लेकिन चाय की टपरी पे वो था नहीं। बर्मन वॉशरूम की तरफ जाने लगा। जब चाय पी रहे थे, 5 के आसपास समय हो चुका था। चाय नाश्ता करके वो बस निकलने ही वाले थे, तब विवान ने देखा बर्मन अभी तक लौटा नहीं है। दोस्तों, गांव था तो सबको लगा कि बर्मन कहीं वॉशरूम जाके गांव के मौसम को देखने रुक गया होगा, लेकिन काफी देर तक बर्मन न आने की वजह से सबकी आंखों में चिंता दिख रही थी। किले के बंद होने में 24 मिनट की देर थी। बर्मन जिस ओर गया था वहीं जाके नजदीक में देखा तो बर्मन वहां नहीं था। जूली और डिम्पल चले गए किले के अंदर ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद सब जगह ढूंढ के वापस आए, लेकिन बर्मन कहीं नहीं मिला। डिम्पल और जूली बहुत ज्यादा ही परेशान थे। सब फिर से वही चाय की टपरी के पास आके देखा, लेकिन बर्मन वहां नहीं था। चाय की टपरी का मालिक प्रेम सिंह सबको परेशानी में देख के पूछा, क्या हुआ साहब? अरे हमारा दोस्त बर्मन अभी यहाँ था, वॉशरूम करने गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा। प्रेम सिंह ने कहा, साहब आपका दोस्त अब शायद ही वापस लौट पाएगा। सबने प्रेम सिंह के सामने बड़े आश्चर्य से देखा और विवान ने बोला, क्या भाई मजाक क्यों कर रहे हो? अरे हमें क्यों डरा रहे हो? डिम्पल ने चिल्ला के बोला, यार मुझे तो लग रहा है बर्मन को गायब करने में इसी का हाथ है। हितेश ने सबके बीच में फुसफुसाया। प्रेम सिंह लोगों के सामने देख के समझ गया था कि सबको लगता है कि वो बर्मन के गायब करने में मिला हुआ है। उसने धीरे से कहा, यहाँ आओ। उनसे उसकी उंगली टपरी के कोने में लगे 2 फोटो की तरफ उठाई और बोला, वो मेरा बेटा भूपत सिंह और बेटी मेघल है। दोनों हर रोज मेरे चाय की टपरी पे दोपहर में आया करते थे। हमारी बीवी भी दोपहर में खाना लेकर आती थी।
तो उसके साथ बच्चे भी आ जाते थे। एक दिन जब हमारी बीवी खाना देने के लिए यहाँ पहुंची तो सब बच्चे भी साथ में ही खेलते खेलते आ रहे थे। बच्चे शैतान तो थे ही, लेकिन होशियार भी। उस दिन हमारी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो आके टपरी पे सो गई। बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। दोपहर का समय था और टपरी पे कुछ लोग बाहर थे। सबको चाय देके मैं खाना खाने बैठ गया। बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। फिर खाना खाने के बाद मैं हाथ मुंह धोने के लिए गया टपरी के पीछे की तरफ, और जब मैं आया तो बच्चे वहां नहीं थे। मैंने सोचा कि यहीं कहीं आसपास खेल रहे होंगे। बच्चे हमेशा ऐसे खेलते हैं और शाम के समय पे टपरी पे आ जाते हैं। बीमार होने के कारण मैंने अपनी बीवी को भी नहीं उठाया। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बच्चे कहीं आसपास दिख नहीं रहे थे। मैंने अपनी बीवी को उठाया और उसको बोला, 2 घंटे से बच्चे यहाँ कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो देख के आओ। उसको भी लगा कि बच्चे यहीं कहीं होंगे। वो सब जगह ढूंढकर वापस आई, लेकिन बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे। दोस्तों, उसके मुंह पे चिंता का भाव साफ दिख रहा था और मुझे भी घबराहट सी हो रही थी। शाम तो वैसे भी हो चुकी थी, लेकिन मैंने टपरी को समेटा और ढूंढने लग गया बच्चों को। आधा घंटे के बाद बीवी ने बोला कि बच्चे खेलते खेलते वहीं तो नहीं चले गए। मेरे दिल में थोड़ा सा डर आ गया। मैंने उसको बोला, शुभ शुभ बोलो, बच्चे हैं हमारे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे और अब किले के द्वार भी बंद किए जा रहे थे। सबको सूचना दी जा रही थी कि जल्दी से किले से बाहर निकल जाए, और एक सिपाही ने आके मुझे भी बोला कि समय हो चुका है, आप भी स्थान छोड़ दें। वो सिपाही मुझे अच्छे से जानता था। नाम था अबीरल, नेपाली था। सैनिक भी रात के किले के आसपास नहीं रुकता था। मैंने उसको बताया कि बच्चे दोपहर से खेलते खेलते कहीं चले गए हैं। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। एक ने कहा, यहाँ रुकना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप किले के बाहर चले जाइए। जब तक मैं यहाँ हूँ, बच्चों को ढूंढूंगा। आप पुलिस में अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। मैंने अबीरल की बात मानी और किले से 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में जाके बच्चों की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन पुलिस का कहना था कि किले के आसपास भी जांच पड़ताल है, तो सुबह ही वहां जा सकेंगे। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि सरकार ने रात में वहां जाने के लिए रोक लगा रखी थी। रात को अबीरल वहां से लौट गया होगा। वो सोच के हम सुबह तक पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठे रहे। हालत ठीक न होने के कारण बीवी की हालत रो रो के और खराब हुई जा रही थी। एक तरफ बच्चे नहीं मिल रहे थे और दूसरी तरफ बीवी की हालत खराब थी। मन में इतनी परेशानी चल रही थी कि खुद लड़ने पे ताकत नहीं मिल रही थी। मेरी बीवी ने तो जैसे प्रण ले लिया हो कि बच्चे नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं खाएगी। खाए भी कैसे, वो बच्चों की माँ है। मेरा मन भी कुछ खाने को नहीं कर रहा था। पूरी रात अपनी बीवी को अपनी गोद में लिए बैठा रहा, सहारा देता रहा कि बच्चे मिल जाएंगे। वो सो ही नहीं पा रही थी। सुबह के 5 बजे के आसपास उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके पास के सरकारी दवाखाने में दाखिल कराना पड़ा। वो बेहोश हो चुकी थी। उसको दवाखाना में छोड़कर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। डॉक्टर ने बोला था कि उसको होश आने में और ठीक होने में कम से कम 8 घंटा तो लगेगा ही, और उतना समय मेरे पास था नहीं। अगर उसके पास बैठा रहता तो बच्चों को ढूंढने में समय खराब हो जाता। मुझे ही पुलिस के साथ जाना था किले तक। मन में बहुत सारी बात चल रही थी। एक तरफ पत्नी का बीमार होने, दूसरी तरफ बच्चे के गायब होने। आसमान में देखकर ऊपर वाले से बस प्रार्थना कर सकता था कि सब ठीक हो जाए। सुबह 7 बज चुके थे और पुलिस स्टेशन में रात में पुलिस अपना ड्यूटी चेंज करके
जा रहे थे, तब दिन वाला पुलिस जो चार्ज लेने आता रमन सिंह वो आ चुका था। रमन सिंह ने आते ही एक नज़र मेरे सामने देखा और बोला, कोई इमरजेंसी केस है क्या? हाँ साहब, इस बेचारे के बच्चे कल से किले से गायब हो गए हैं। रात को कंप्लेन लिख दिया है, बस अभी जांच पड़ताल करना है कि हुआ क्या है। रमन सिंह ने जल्दी से रिपोर्ट फाइल की, अच्छे से पढ़ा और बच्चों के नाम और सब अपने डायरी में लिखा और मुझे उनके पास बुलाया और उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने बताया, प्रेम सिंह। क्या करते हो? चाय की टपरी चलाता हूँ साहब। कहाँ? किले के बाहर ही। कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रमन सिंह ने मुझे बोला, आप बाहर राह देखिए, जल्दी से हम किले की तरफ जाएंगे। दोस्तों, अब आगे देखना है कि रमन सिंह बच्चों को ढूंढ पाता है या नहीं, अविरल को कोई सुराग मिलता है या नहीं। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। मेरे साथ बने रहिए और अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।